हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, आज फिर से हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए आपके लिए सबसे खास चैप्टर होगा। दोस्तों, यह चैप्टर आप भूल से भी भूल ना करें इस चैप्टर में, क्योंकि यह क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्वेश्चंस बहुत ही आसान और आप कितने नंबर तक इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी भी जब आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों, तो आप इस चैप्टर को छोड़ने का किसी भी प्रयास में नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने है आज का चैप्टर, पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे मैंने जानकारी दिया था एनालिसिस वीडियो में, वहां पर मैंने बताया है कि सभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई फेज 1 में। आपको वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें। एनालिसिस हर एक चैप्टर का किया हुआ है, मेरा अपना खुद का किया हुआ है, और उसके सारे सॉल्यूशंस जो है दोस्तों उस क्वेश्चंस के आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस 9 to 10 में पूछे गए हैं दोस्तों। इसीलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जाएं क्वेश्चंस को भी देखें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए हैं वो भी देखें, और कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है उसको भी देखें, और तब आप इस चैप्टर का क्या महत्व है इस बात को आप समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसा मेरा एनालिसिस है दोस्तों, उसके आधार पे आप पाएंगे कि पोलिनोमियल से अकेला पोलिनोमियल ये 8 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसमें 8 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पीछे नहीं रहा, ये भी 8 क्वेश्चंस आपको यहां से डायरेक्ट देखने के लिए मिले। दोनों क्वेश्चन का जो चेहरा है दोस्तों थोड़ा सा अंतर पड़ता है। लगभग लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, पॉलिनोमियल से ही निकल करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग क्वेश्चन जो है दोस्तों वह आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पोलिनोमियल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यह कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड कह सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एप्लीकेशन नहीं है। वहां पर आपको फॉर्मूला केवल याद रहना चाहिए और आप वहां पर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें बनते ही हैं, यहां पर कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनता ही नहीं है। इसीलिए आपके लिए यह बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, और हमारे सामने पहला जो आपके सामने पॉइंट आता है उसको देखते हैं। हमारे सामने सबसे पहले जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है क्वांटिटी। अगर मैथमेटिक्स में क्वांटिटी की बात ना करें तो मैथमेटिक्स क्या करेंगे, मैथमेटिक्स की बात क्या करेंगे? बात यही होता है कि क्वांटिटी। और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं मैथमेटिक्स में दोस्तों, तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि दो तरह के क्वांटिटी से आपको परिचय होना है, आपको परिचित होना है, जो कि आपका एक वेरिएबल है और दूसरा आपको कांस्टेंट के रूप में देखने के लिए मिलेगा। मुझे पता है कि आप ये सब कुछ जानते हैं, बशर्ते यहां पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ चीजें जो आप जानते हैं फिर भी गलती कर देते हैं, तो वो आपका एकदम क्वाइट क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आपके समझ में आए। इसीलिए मुझे जरूरी है कि आपको इस सारे तथ्य को भी जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल आप जानते हुए भी आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वेरिएबल क्या होता है दोस्तों। वेरिएबल का मतलब होता है हिंदी में चर राशि। चर का यहां पर है मतलब कि कोई भी मान जो अपना रूप, जो न्यूमेरिकल वैल्यू अपना बदलता है उसको चर राशि कहते हैं, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो नहीं बदलता है वो अचर राशि कहलाता है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं क्वांटिटी का तो कहते हैं अ क्वांटिटी whose numerical value whose numerical value can change according to a quantity whose numerical value can change according to situation
according to situation is called variable। आप अगर वेरिएबल को समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वैसा क्वांटिटी है आपका ये, जिसका मान समय दर समय सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति उसके साथ जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना वैल्यू बदलता है। परिस्थिति किसको हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि एक बार इसके साथ x के साथ 2 प्लस में है, तो यहां पर x का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो x का वैल्यू -2 आ रहा है। और एक बार x का y के, या फिर आप इसमें x ही ले लेते हैं, x -2 है बराबर 0, तो ये x जो है आपका +2 के रूप में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास दो क्वांटिटी यहां पर दिख रहे हैं, एक x के रूप में, एक 2 और -2 के रूप में। जब हम इस 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 कभी भी 4, 3, -2 ये सब कभी नहीं हो सकता है। 2 मीन्स 2 एग्जैक्ट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करता है। यह 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता है, 3 कभी 4 नहीं हो सकता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू अपना, जिसका अपना है वो अपना ही न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। यहां पर ये 2 को हम 4 किसी भी कंडीशन में नहीं कहेंगे। कहीं कहीं पर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि कुछ तुर्रम खान मैथमेटिशियन सब जो आते हैं और वहां पर 1 = 3 और 1 = 5 या 1 = 2 प्रूव करने के लिए बैठ जाते हैं। एकदम टोटली रॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको केवल उसमें जो प्रोसेस होता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहां पर वो प्रोसेस गलत है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है दोस्तों। इसलिए आप आश्वस्त रहें कि कभी भी 1 = 2 के नहीं हो सकता है। अब बात इस राशि के बारे में आता है कि भाई x ही है एक, और उसके भी अलग अलग दो वैल्यू आ रहे हैं न्यूमेरिकल, एक -2 एक +2। तो यही राशि जो है मैथमेटिक्स में दोस्तों, इसी को वेरिएबल के रूप में कंसीडर किया गया है, और यह राशि का बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स में, इसलिए आपको यह जानना चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट राशि जो हमारे सामने है वो है कांस्टेंट। और अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि एक क्वांटिटी whose numerical value doesn't change is called constant। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कभी 2 5 नहीं हो सकता, कभी 1 के बदले 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि 2 3 4 1 2 3 4 ये जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दोस्तों वो सभी कांस्टेंट हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ही आसान है। वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जितने भी अल्फाबेट्स लेटर हैं उससे डिनोट करते हैं, और कोई भी सिंबल जो हम लोग थीटा बीटा के रूप में यूज करते हैं वो सब आपका वेरिएबल होता है दोस्तों। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आगे बढ़ें तो फिर हमारे सामने एक नया पॉइंट आता है, उसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये मैं इसलिए अलजेब्रिक यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं होगा दोस्तों, एक्सप्रेशन होगा, इसको ठीक कर लेंगे। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करने के लिए आए हैं दोस्तों, तो क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करने आए हैं? मैंने बताया है कि 6 से लेकर के 10 तक के जितने भी एस्पायरेंट हैं जो यहां पर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के, वो सभी को मैंने ये वीडियो प्रोवाइड किया है कि आप 6 से लेकर 10 तक के पूरे सिलेबस को आप कवर करें। यहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। हर एक चैप्टर का जो आपका एक जो अहम पॉइंट है, जो मूल जो आपका बिंदु है, उसको हम यहां पर लेकर के आए हैं। इसलिए ये आपको जानना जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये इसलिए भी जरूरी है, इसके बाद ही आपको और भी चीजें समझ में आएगी। इसलिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेना चाहिए। अब जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। मैंने अभी दो क्वांटिटी आपको समझाया, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। एक मैंने आपको समझाया वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। अब बात उसमें यह भी मैंने दिखाया कि x + 2 था,
बराबर 0 कर दिए थे, या x माइनस 2 था बराबर 0 कर दिए थे। मैं ये अगर आपसे पूछूं कि भाई वेरिएबल तो इसमें x है, 2 आपका इसमें कांस्टेंट है, प्लस आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये आपका इक्वलिटी साइन है, ऑल दीज गिवन वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन। बट जब हम यहां पर बात करते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा दोस्तों, इसी सिस्टम को बताने का हम आपको प्रयास करते हैं। समझिएगा, ये सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम यहां पर क्या इक्वल टू साइन को मिटा दें तो ये हमारा जो है वैल्यू x प्लस 2 हो, या फिर x माइनस 2 हो, या फिर x स्क्वायर प्लस 2 हो, या कुछ भी x y z के रूप में कोई भी आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल और कांस्टेंट का, इंक्लूडिंग देयर मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो जो आपका टर्मिनोलॉजी होगा वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब समझने का प्रयास करिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट the combination of variable and constant with fundamental operation of mathematics that is plus minus multiply division is called, क्या कहलाता है दोस्तों, AE एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने यहां लिखा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से देखना। एक मान लीजिए कि पूजा नाम की लड़की है और एक मोहन नाम का लड़का है। आप इस दोनों के हाइट के बीच कंपैरिजन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस लड़की का हाइट जो है वह इस लड़के के हाइट से क्या है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। आजकल बिहार में ये प्रचलन हो गया है कि लड़की का हाइट आजकल लड़कों के हाइट से अधिक होना शुरू हो गया है। ये कोई फिजिकल मेजरमेंट की बात नहीं कह रहे हैं, ये आपका जो है इकोनॉमिकल स्टेटस की अगर हम बात करें तो हमारे जो नीतीश चचा हैं वो इस स्टेटस को अब होल्ड अप कर रहे हैं। जो बच्चियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, बिहार के जितने भी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उनके लिए बहुत बेहद उनके जीवन में बदलाव लाए हैं। इसीलिए मैं इनका हाइट भी आपको अधिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। किसके हाइट से, इस चपरगंजू मोहन के हाइट से। तो जब आप इसके हाइट को कहते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये जो 4 सेंटीमीटर अधिक है तो इसका हाइट तो आपको मालूम नहीं है कि कितना है भाई। अगर इसका हाइट आपको मालूम नहीं है तो ये अननोन क्वांटिटी के रूप में होगा, और ये हमारे पास क्या हाइट मालूम है मोहन का, नहीं मालूम है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी अननोन क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों हम यहां पर किसी एक के क्वांटिटी को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि मोहन का जो हाइट है वह x सेंटीमीटर है। तो जब हम x सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं मोहन का हाइट, तो यहीं पर आप देखेंगे कि जब हम बात करेंगे इस पूजा के हाइट का, तो ये हाइट जो है, क्योंकि इसका हाइट 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये x प्लस 4 सेंटीमीटर के रूप में डिफाइन हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे मैं पूछूंगा कि हमने क्या बनाया, तो हमने यहां पे कॉम्बिनेशन बनाया वेरिएबल और कांस्टेंट का। हमने यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि आप यहां पर x प्लस 4 के रूप में देख सकते हैं, या फिर आप सिंपल x भी आपका क्या हो सकता है, आपका एल्जेब्रिक टर्म हो सकता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, टर्म हो नहीं सकता है। x प्लस 4 जो है दोस्तों यहां पे स्पष्ट आपको दिखेगा कि एक वेरिएबल है, एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दूसरा आपका कांस्टेंट है। जब हम इन तीनों के साथ आते हैं तो इस पूरे टर्म को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यही बात आपको समझना है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
किसी भी रूप में हो सकता है, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हाँ, जब मैं इसके आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे मैं जब बढ़ूंगा, मैं आपको जब पॉलिनोमियल पे लेके आऊंगा, वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। वहां पर आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ये पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, हम आपको वो समझाएंगे कि क्यों वहां पे ऐसा होता है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि अभी हमने जो बनाया है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों जो आपके सामने है। मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं रहते हैं। तो ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आपको टर्म के बारे में जान लेना चाहिए। टर्म के हिसाब से जब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे दोस्तों, तो टर्म का यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटा रहे हैं, आगे आपको अगला पॉइंट समझाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने टर्म है दोस्तों। अब अगर हम टर्म की बात करें, तो आपको केवल प्लस और माइनस काउंट करना होगा किसी भी एक्सप्रेशन में। किसी भी एक्सप्रेशन में आपको प्लस और माइनस को काउंट करना होगा। आप जितने प्लस या माइनस उसमें इन्वॉल्व है एक्सप्रेशन में, उसमें 1 ऐड कर देना, तो आपके वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लेते हैं दोस्तों, 2x प्लस 1 लेते हैं दोस्तों, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं, माइनस वाई लेते हैं दोस्तों, इस तरह से एंड सो ऑन बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको केवल काउंट क्या करना है, प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा 2, यहां पर मिला 1 और यहां पर मिला आपका 3। तो इसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो गया 3, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो गया 4। ये जो हमारे पास है दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपको पता हो जाना चाहिए कि 3 है। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। अब टर्म्स को देखिए ध्यान से दोस्तों, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। टर्म्स का सेपरेशन प्लस और माइनस से होता है। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है दोस्तों, माइनस को छाट दीजिए, ये जो कंप्लीट वैल्यू है दोस्तों, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये सभी वैल्यू आपके टर्म्स कहलाते हैं दोस्तों। अलग अलग आपके टर्म हैं। यहां पर ये 3 टर्म्स वाले आपके सामने हैं, तो इसीलिए ट्राइनोमियल कहलाएंगे। यहां पर 2 टर्म वाले आपके सामने एक्सप्रेशन है, तो इसीलिए ये आपके क्योंकि अभी हमने एक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल लिया है, इसलिए मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये बाइनोमियल कहलाएंगे। और यहां पर आपके पास 4 टर्म वाले हैं, तो ये आपके बाई क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने भी बाई क्वाड्रेटिक नोमियल जो होता है आपका, वो आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। बाई क्वाड्रेटिक जो कि आपका 4 से अधिक मतलब 3 से अधिक वाले जितने भी टर्म होते हैं, वो सभी पॉलिनोमियल के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके सामने टर्म्स को डिफाइन करने का आपके सामने पॉइंट है, इसको आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, तो टर्म आपके समझ में आ गया होगा कि टर्म्स किसे कहते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो आपको आगे समझ में आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आता है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने बताया कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पहले आपको मैंने पढ़ाया, आपसे मैं अगर पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 2 क्या यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हाँ ये है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं यही बात पॉलिनोमियल के केस में अगर पूछूं कि क्या यह पॉलिनोमियल है, तो वहां पर यह पॉलिनोमियल नहीं होगा दोस्तों। वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे। देखिएगा, पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, which is in the form of a0 x⁴, a1 x⁴, a2 x⁴ plus an x⁴n, जहां पर where a0 a1 a2 a3 ...
ए एन बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट में एंड एन बिलोंग करता है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में। अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर की, तो आप समझें, सबसे पहले तो आपको ये पॉलिनोमियल आपको इस रूप में दे दिया गया, इसको इससे हम लोग px से डिनोट कर सकते हैं, a0 x टू द पावर 0, a1 x1, a2 x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें ये a0, a1, a2, an तक का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस रूप में है, केवल रियल नंबर होना चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा पॉलिनोमियल पे, मतलब यहां पर रूट के अंदर भी हो सकता है वैल्यू, रूट के बाहर भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो पावर है दोस्तों, आप देख रहे होंगे 0 से स्टार्ट होकर के n तक चला गया है, तो n कहां पर अंत होगा इस बात को आपको समझना है। n अंत होना नहीं है, n आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में है दोस्तों, नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में। अब आपको यहां पर यह समझना है कि इंटीजर में भी कितने तरह के इंटीजर होते हैं। यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है दोस्तों, इसको आप समझिए ध्यान से। तो आपके सामने एक पॉइंट आता है, इंटीजर कितने तरह के होते हैं। तो जब हम इंटीजर की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने इंटीजर 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं हमारे सामने नॉन पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है दोस्तों हमारे सामने पॉजिटिव इंटीजर, और नेक्स्ट होता है हमारे सामने नेगेटिव इंटीजर। इस सभी में अंतर क्या है उस बात को आप समझिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर तात्पर्य यह है कि जीरो को आपको ध्यान रखना है। जीरो ना तो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो जीरो जब इन्वॉल्व होगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर के साथ हो या नॉन नेगेटिव के साथ, तो वहां पर जो आपका है जीरो, यहां पर नॉन नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब है क्या वह सारा पॉजिटिव इंटीजर को होल्ड करता है, साथ में नॉन नेगेटिव है मतलब जीरो को भी होल्ड करता है। इसलिए जो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर बनेगा दोस्तों, वो आपका जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये इसका एलिमेंट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं दोस्तों। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपका जो इंटीजर बनेगा वो कहां से, जीरो से तो स्टार्ट होगा, -1 -2 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपका चला जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर अगर केवल बात करता है दोस्तों, तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा 1 से स्टार्ट होकर के ये पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और नेगेटिव इंटीजर की बात करता है दोस्तों, तो वहां पर -1 से स्टार्ट होकर के आपका ये आगे सेट बढ़ता चला जाएगा। यही आपका 4 पॉइंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का यहां पर तात्पर्य इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए है कि ये जीरो से स्टार्ट होकर के नॉन नेगेटिव, एन आपका इंटीजर ही होगा, पूर्णांक ही होगा, कभी भी कोई भी दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको इसके आगे समझाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें आगे की, तो दोस्तों हमारे सामने जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल से आगे, ये नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो एग्जाम्पल को समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन भी इसी तरह के पूछे जाते हैं कि कौन से गिवन में से जो पॉलिनोमियल हैं वो कौन से जो एक्सप्रेशन है, क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपको वहां पर चूज करने के लिए पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर √3x² + 1 है, यहाँ पर √3 × 1/x² + 1 है,
ये 2 क्वेश्चन नंबर है, ये 1 है। आपसे अगर ये 1 और 2 में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, आप यहां पर 1 को टिक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। यहां पर जो पावर है x का वो आपका 2 है दोस्तों, जो कि एक इंटीजर है और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर विथ 0। ये आपका टोटल 2 जो आपको बता रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर को बता रहा है, और क्योंकि हमने आपको डिफाइन किया है कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और यहां पर आपका जो x का पावर है वो अगर ऊपर जाता है तो -2 हो जाएगा दोस्तों, जो कि यहां पर ये -2 को होल्ड नहीं करता है। मैंने बताया कि x जो बिलोंग कर रहा है दोस्तों वो नॉन नेगेटिव इंटीजर के फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 के फैमिली से ही होना चाहिए। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि -2 आ गया पावर में, तो ये नहीं होगा। कहीं पर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि x यहां पर है 3x² प्लस 4x टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो क्या आप यहां पर ध्यान देंगे कि क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं? तो निश्चित रूप से यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x का पावर 1/2 है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन कुछ जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर यह भी दे दिया जाएगा कि 2x माइनस 4x 2x माइनस 4 अंडर रूट एक्स के रूप में प्लस 4 अंडर रूट एक्स के रूप में दे दिया जाएगा। अभी आप यहां पर देखें कि ये दो पार्ट में LHS और RHS से बना करके दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह आपका जो है ये इक्वेशन का रूप ले रहा है? तो आप यहां पर देखेंगे कि ये 4x ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3x² माइनस 1 प्लस 2x के रूप में इक्वेशन का फॉर्मेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों उसके रूप में बन करके आपका तैयार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इक्वेशन इसलिए कि यहां पर इक्वलिटी का साइन आ गया, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इक्वलिटी आता है तो वो इक्वेशन बन जाता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूप ले। तो यही हमें बताना था यहाँ पर। आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और लाइक बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, आपके क्लास के भी और जितने भी बीपीएससी के जो रिलेटेड जो कंसर्न है वो सब भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपके कुछ वैकेंसीज जैसे ही आती हैं दोस्तों उसके बाद हम आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना के दे रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और कैसे करना है दोस्तों। उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आगे बढ़ते हैं हम अपने काम को ध्यान में रखते हुए। आगे हमारे सामने है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। जब हम इस थ्योरम की बात करते हैं दोस्तों, ये नाम है इसका रिमाइंडर थ्योरम, और इस पर बीपीएससी सवाल पूछा है 9 to 10 के लिए, इसलिए मैंने यहां पर इसको बताने का प्रयास किया है। आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। यहां पर जितने भी थ्योरम है सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। कहता है कि px बी एनी पॉलिनोमियल, px कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, फिर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल का पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है। एंड लेट बी एनी रियल नंबर, a जो है हमारा कोई रियल नंबर है। तो मान लिए कि a हमारे सामने एक कोई भी रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, ये जो px है दोस्तों x माइनस ए से अगर डिवाइड होता है तो द रिमाइंडर इज pa। तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वो pa के रूप में प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है। का तात्पर्य क्या है उसको समझिए। कोई भी आप पॉलिनोमियल कंसीडर कर लीजिए, आपको ध्यान ये रखना है कि आप यहां पर 3 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। पूछेंगे क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल ये भी है 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। यहां पर जब 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 कहते हैं तो यहां पर x का पावर 0 हो जाता है और ये आपका 3 है, तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 जो है दोस्तों ये क्या हो गया? आपका पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन
यहाँ पर x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 जो है वो आपका 3 ही हो जाएगा। और x टू द पावर 0 0 जो है दोस्तों वो ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो इसलिए इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे। क्या तात्पर्य ये है कि कम से कम आपको एक वेरिएबल आना चाहिए जिसका डिग्री 1 हो, मिनिमम 1 हो, आगे जितना होना है वो चल सकता है। तो अब एक कंसीडर करते हैं हम एग्जाम्पल जो कि आपके सामने है। मान लीजिए कि एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके सामने एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन आपके सामने जो है इसमें कहता है कि a कोई भी रियल नंबर हो सकता है इफ px डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a द रिमाइंडर इज a। अब अगर ये x माइनस a कोई भी आपका वैल्यू हो सकता है, मान लेते हैं कि x माइनस 1 x minus 1 is the linear polynomial divides this polynomial। अगर ये पोलिनोमियल इसको डिवाइड करता है तो इसका तात्पर्य है कि P1 जो है दोस्तों वह इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आप इस वैल्यू को P1 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 1 का वैल्यू, ये Px है हमारा, ये हमारा Px है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर हम यहां पर P1 रख दें तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब सवाल कैसा पूछा जाएगा, सवाल का बात हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि ये कोई पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल आपका पावर 1 से बड़ा और 1 तक चलेगा, 1 से बड़ा और 1 तक कोई भी पोलिनोमियल आपको px के रूप में दिया हुआ है। तब कोई पोलिनोमियल x माइनस ए जो लीनियर पोलिनोमियल है वो उसको डिवाइड करेगा, तो उसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा दोस्तों वो x माइनस ए जो लीनियर पोलिनोमियल है उसी में x इक्वल टू a पुट करने पर आप a कहां पुट करेंगे, इस x के जगह पुट करेंगे कोई भी पोलिनोमियल, तो जो वैल्यू आएगा वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको दे दिया गया है कि x प्लस 2 जो है वो क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, देन फाइंड द रिमाइंडर। तब आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है तो आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, यही आपका क्वेश्चन हो सकता है। ये px एक पोलिनोमियल है, ग्रेटर इक्वल टू 1 पावर है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो पोलिनोमियल का पावर हाईएस्ट पावर होता है 3, यहाँ पर 3 है तो 3, जहाँ 2 होगा 2, जहाँ 1 होगा 1, और यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि इससे ये डिवाइड करना है, डिवाइड होता है, तो फिर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं से आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। वो क्या होगा, x प्लस 2 इसको डिवाइड करता है तो इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, और यही माइनस 2 p माइनस 2 के रूप में यहां पर आएगा, और p माइनस 2 जो हम पुट करेंगे माइनस 2 x के जगह पर पुट हो जाएगा, और यही आपका रिमाइंडर बन करके प्राप्त होगा। बात को आपको ध्यान रखना है। माइनस 2 का पावर माइनस 8, माइनस 2 का पावर 3, माइनस 8 माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 10, और प्लस 1 माइनस 9। आपका जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, जब ये x प्लस 2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर के रूप में माइनस 9 प्राप्त होगा। यही आपको जानकारी चाहिए था, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा। इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा इसका आपको एक्सप्लोरेशन करने को मिलेगा। इस पर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। आपको ये तात्काल थ्योरम भी याद रखना है, क्योंकि ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने फैक्टर थ्योरम आता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है दोस्तों। फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है, आपको अगर मैं कहूं कि 4 का फैक्टर बताइए भाई, 4 का फैक्टर आप कहेंगे कि सर 1, 2 और 4 ये सभी इसका फैक्टर है। पूछेंगे कैसे, तो 1 से भी 4 डिविजिबल है, 2 से भी 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, और 4 से भी 4 कंप्लीटली। इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हो ये रहा है
कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, जिस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का जो आपका वैल्यू है वो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो यही कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल आपके सामने px है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है 1 है और a कोई भी रियल नंबर है, तब x माइनस a उसका फैक्टर कहलाएगा px का, जब pa बराबर 0 होगा। मतलब समझिए, उल्टा और उल्टा सब बताते हैं। ये 1 इस 4 का फैक्टर कहलाएगा जब ये 1 के लिए 0, ये रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए। 1 4 जा 4, 4 से 4 कट गया तो यहाँ 0 मिला, तो ये 0 1 के लिए आ रहा है। अब बात कर रहा है क्या भाई पोलिनोमियल का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए पावर n का। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब ये पोलिनोमियल x माइनस 2 का क्या है, x माइनस 1 का, या फिर आप कहें कि x माइनस 2 का ये पोलिनोमियल क्या है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। हम इसको चेक करें तो x माइनस 2 अगर इसका पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल होगा, प्लस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर रिमाइंडर। इसका मतलब x माइनस 2 जो है यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, x ये सॉरी ये x से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2x और ये प्लस 2x माइनस 2 यहाँ आएगा। चलिए इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा और ये 2x माइनस 2, अब ये कटेगा, अब ये कटेगा, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा तो 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं x माइनस 2 यहाँ पर जो है या इस पोलिनोमियल px का क्या है, फैक्टर है। कब, जब हम इसके रिमाइंडर को दिखा दिए कि भाई ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, एक कंडीशन ये हो जाता है। दूसरा, हम इस बात को ये भी कह सकते हैं भाई अगर pa ही 0 है, पहले से हमको पता है, पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, हमारे पास कोई ऐसा पोलिनोमियल है जैसे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है, मान लीजिए px, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 4। अब हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है। अब हम इस पोलिनोमियल को कह रहे हैं कि भाई ये पोलिनोमियल यहां पर p2 का वैल्यू जो है वह 0 आता है। चेक करके पहले देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो कैसे आएगा भाई, p2 या p1 का हम चेक करते हैं, कोई एक वैल्यू पर जिस पे 0 आ जाए। x माइनस 2 तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2, तो 2 का लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 इंटू 2 करेंगे, प्लस 4 करेंगे, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि P2 के लिए ये वैल्यू 0 आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका जो यहां पर एक फैक्टर बन रहा है वह x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मतलब दो बातें हमने आपको समझाया। यहां पर एक बात, x माइनस 2 यहां पर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या है, तो भैया यहां पर P2 का वैल्यू 0 होगा, निश्चित रूप से होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये दिस इज द फैक्टर थ्योरम। द सेकंड स्टेटमेंट इज if the p2 is equal to 0 when px is given this value, given x square minus 4x plus 4, तो आपका ये p2 अगर 0 हो गया तो आपका x minus 2 यहां पर फैक्टर है px का। फिर से एक बार समझिए, x minus 2 पहले फैक्टर दे दिया है x square minus 2 का, तो भाई यहां पर p2 का वैल्यू, ये जो वैल्यू है x minus 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब p2 जो है वो 0 आएगा। तय है ये बात। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको इसी में k का वैल्यू पूछ देगा कभी कि भाई यहाँ पर 2 माइनस 2k डाल देगा और कहेगा कि ये 2k जो है ये 2 इसका जो है पोलिनोमियल का ये क्या है, फैक्टर है, तो आपका k का वैल्यू क्या होगा, तो यही k 2k के रूप में नीचे आएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो बराबर 0 कर देंगे, रिमाइंडर को अपने आप निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, वहां पे ट्विस्ट क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन आपको थ्योरी यही बात देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर आपको थ्योरी समझ लेना है। x माइनस 2 आपका इसका फैक्टर है,
तो कब है? जब आपका पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है। और यहां पर कह रहा है कि पहले से भैया वैल्यू P2 का वैल्यू 0 आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ Px। दोनों बात वाइस वर्सा है, आप इस बात को समझ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था फैक्टर थ्योरम, जो कि इस प्रकार था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। यहां पर ये पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। हाँ, बहुत ही सिंपल बात है। अभी आपको पता होना चाहिए कि ax प्लस बी इक्वल टू ax प्लस बी जो है हमारा, ये क्या है? ये हमारा पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है भैया? ये लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में आपको कोफिशिएंट के रूप में अगर देखा जाए, x का कोफिशिएंट यहां पर आपका क्या है? ये x का कोफिशिएंट a है और b का कोफिशिएंट 1 है, या a का कोफिशिएंट x है, वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। तो यहां पर आपसे कह रहा है जीरोज। तो जीरोज का मतलब होता है यहां पर x का वैसा वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो x का कौन सा वैल्यू ax प्लस बी को 0 कर देगा भाई? तो ax प्लस बी को 0 करने के लिए माइनस बी बाई ए पुट कर दीजिए। पुट करके देखिए, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए माइनस ए बी बटे एक एलसीएम हो गया, और यहां पर प्लस ए बी हो गया। ये ए बी से ए बी 0 बटे ए बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि माइनस बी बाई ए इज द वैल्यू, इज द ओनली जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल है तो केवल एक जीरोज होगा, जितना पावर होगा उतना जीरोज प्राप्त होगा, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर डिग्री 1 है तो जीरोज भी एक ही होगा। अगर यहाँ पर इक्वेशन 3x प्लस 2 है दोस्तों, यहाँ पर जीरोज के रूप में माइनस 2/3 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल आपको इस तरह का दिखता है तो आपको माइनस बी बाई ए पुट कर देना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आपका एक जीरोज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान चीज था, इसको समझ लिए होंगे। आगे अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा जो फॉर्म होता है दोस्तों, हम आप उसके डेफिनेशंस को प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर a डजंट इक्वल टू 0। यहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपका जो ये x का पावर 2 वाला जो टर्म है यही गायब हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। इस पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि ये जीरोज जो है, यहाँ पर अगर हम जीरोज की बात करते हैं, ये जीरोज जो है क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करना जानते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका पूरा का पूरा हम लोग रूट्स निकालने का जो तरीका है तो वहां पर सॉल्व करके निकालते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इसके जीरोज का, x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा। वो x का जो 2 वैल्यू प्राप्त होगा वही इसका जीरोज होगा दोस्तों। वो कौन सा वैल्यू है जो x का यहाँ पे प्राप्त होगा, आपको ये देखना है। एक वैल्यू यहां पर प्राप्त होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। लेकिन यहां पर आपसे ये जीरोज नहीं पूछे, यहां पर आपसे पूछेगा सम ऑफ द जीरोज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपसे पूछेगा सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से दोस्तों, वो हो जाता है माइनस बी बाई ए। अब कहेंगे कैसे, तो ये भी सॉल्व होगा। ए 2a एलसीएम ले लीजिए, माइनस बी ऊपर में है और ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कटेगा, माइनस बी 2 माइनस 2b, और बटे में 2a है तो b 2 से 2 कैंसिल, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहां पर पूछता है दोस्तों, वो हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपका यहां पे हो जाता है, वो हो जाता है c बटे a। आपको ये केवल ध्यान रखना है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इस जीरो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे सामने है क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां पर भी आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जाने, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में ये देखने के लिए मिलेगा।
जिसमें यहां भी कंडीशनल पॉइंट क्या है, ए कभी भी जीरो नहीं होगा और सभी जीरो हो सकता है, तब भी ये ए अगर जीरो नहीं है तो क्यूबिक पोलिनोमियल ही कहलाएगा। जैसे कि आप यहां पर कह सकते हैं 3x क्यूब, केवल 3x क्यूब जो है यह क्यूबिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हो सकता है कि ये मोनोमियल है, मतलब एक टर्म वाला क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल जो है दोस्तों वह 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि इसके जीरोज का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जितना पावर उतना जीरोज, वो होता है -b/a। दूसरा होता है जीरोज के प्रोडक्ट का सम, तो वो हो जाता है जीरोज के प्रोडक्ट का सम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, वो होता है c/a। और टोटल जीरोज का प्रोडक्ट वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। यहां से आपको केवल डायरेक्ट क्वेश्चन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है, और इसके अलावे इस क्यूबिक पोलिनोमियल से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अंडर आपका जो क्लास 10th तक का है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप इसके जीरोज को ध्यान रखेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे -b/a, ये बीच वाला c/a और -d/a, ये आपका सही उत्तर होगा और इसी तरह से आपको याद रखना है। अगर आगे बात करें दोस्तों तो हमारे सामने आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये है हमारे सामने एक डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आपको देखना पड़ेगा। किस रूप में देखना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिथम? क्योंकि अभी हमने आपको समझाया भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है भाई सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस स्टेप हम लोग लेते हैं वही स्टेप एल्गोरिथम कहलाता है। जो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन को हम बनाते हैं उसमें जो स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ से ये कोई क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको इक्वल टू 0 किए, फिर उसका अगला स्टेप उसका फैक्टर निकाले, फिर उसको सॉल्व करके कॉमन लिए, ये जो स्टेप है दोस्तों इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम है कहाँ, किसका, यहाँ पे डिवीजन का, और वो भी किसके लिए, पोलिनोमियल के लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पोलिनोमियल px है, इस px का डिवीजन हो रहा है qx से, सॉरी gx से। तो यहां पर gx जो डिवाइड करेगा इस पोलिनोमियल को तो qx के रूप में क्वोशेंट प्राप्त होगा और rx के रूप में आपका यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर आपका प्राप्त होगा रिमाइंडर। इसमें कुछ ध्यान नहीं रखने की बात है, ये वही बात है जो आप पहले से भी जानते हैं। ऐसे भी कोई बिना क्वाड्रेटिक बिना इसके डिवीजन एल्गोरिथम और फॉर पोलिनोमियल के पहले भी, जैसे आप जानते हैं कि 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर 1 के रूप में आता है तो 16 बराबर हो जाता है आपका 3 इंटू 5 प्लस 1। ये 3 आपका क्या है, यहाँ पर gx का काम करेगा, 5 आपका क्या है, qx का काम करेगा और 16 आपका px है और आपका 1 जो है ये rx है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर हम ऐसे ध्यान रखें तो ये 3 जो है हमारा डिवाइजर है, 5 जो है क्वोशेंट है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा रिमाइंडर है। और आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू जो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका होता है। इसी को ध्यान रखना है, इसमें बहुत कुछ नहीं है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम लोग डील करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, सीधा सीधा हम लोग बात मुद्दे पे लेके आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं एन इक्वेशन व्हिच इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0 is called quadratic equation। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है दोस्तों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशन है इक्वल टू के कारण, आपको इक्वेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या, यहाँ पर सीखेंगे इसके सॉल्यूशन को करना। दोस्तों इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं।
वो कौन कौन तरीके हैं आप ध्यान रखिएगा। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारे सामने फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, फैक्टर को निकालना और उसके बाद उसको उसका वैल्यू बता देना। फैक्टर जैसे कि हमारे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपके सामने यहां पर आता है प्लस 5x माइनस 6। आपको यह दिखाना है का फैक्टर क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस 6 और इस 1 यहां पर x का इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 6 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ये x का दो फैक्टर होगा, x इंटू एक्स, ये तो हमें मिल गया। माइनस 6 का फैक्टर जो होगा वो होगा आपका 3। पहले हमें सिर्फ फैक्टर ध्यान रखना है कि कौन कौन होगा। एक होगा 3 2 और एक होगा आपका 1 5। 1 5 का मतलब यहां पर है कि नहीं होगा, ये आपका 1 6 होगा फैक्टर के रूप में। 6 है ना, तो 1 6 और 3 2, 3 2 जा 6 और 1 6 जा 6, दो फैक्टर होगा। इसमें से आपको 3 और 2 का फैक्टर यूजफुल है या नहीं, उसको आप ये माइनस वाला साइन डिसाइड करेगा। यहां पर हमको प्लस चाहिए और यहां पर अगर हम माइनस में 3 और प्लस में 2 लेंगे तो भी क्या होगा, नहीं आएगा। माइनस में 3 और माइनस में 2 लेंगे तो माइनस 5 तो आएगा, लेकिन प्लस 5 चाहिए, तो हमको 1 और 6 पे जाना होगा। 6 अगर प्लस और 1 माइनस लेते हैं तो हमारा यहां पर मिल जाता है प्लस 5। ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां पर x प्लस 6 रहने देते हैं, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, x प्लस 6 हो जाता है बराबर 0। तो यहां पर जो आपका बन करके आता है दोस्तों, ये बन करके आ जाता है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू माइनस 6 और प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग कहां से करेंगे उसको भी हम आपको समझाते हैं, आप ये बात समझ गए होंगे। वो ऐसे क्वेश्चन पे लागू होता है डायरेक्ट मेथड। ये मेथड जो है सारे क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होता। कौन से क्वेश्चन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये उसी क्वेश्चन पर ये फिट बैठेगा जहां पर इसके और इसके प्रोडक्ट के जो फैक्टर हैं वह इस रूप में, जो बीच वाला है उसके रूप में टूट करके किसी भी प्रकार मिल जाए, लेकिन सब तो नहीं मिले। तो जहां नहीं मिलेगा वहीं पर आता है डायरेक्ट मेथड। हम लोग उसको भी देखते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है। देखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे। किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वहां से हम सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। हमारे सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यहां पर हम करेंगे क्या, इस सी को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को रहने देंगे और सी को उधर लेके चले जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी में 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 4a से जब गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4ab, ये हो जाएगा माइनस 4ac। और दोनों तरफ क्या करेंगे, बी स्क्वायर ऐड कर देंगे। 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ दिए हैं। तो अब हमारे सामने यहां पर मिलता है 2a का होल स्क्वायर, यहां पर 2 इंटू 2a इंटू बी, तो देखेंगे 2 2 जा 4 a b b प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर हम यहां से 2a प्लस बी का वैल्यू 2ax है दोस्तों, ये 2ax है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax तो 2ax का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और यहां से पहले हमारा स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कितना 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से ही हमें प्राप्त हो जाएगा x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब आपको कहीं नहीं जाना है, आपके सामने सारा सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस प्लस 4 2 जा 8 जैसे 3 है दोस्तों इक्वल टू 0। अब आपके सामने इस तरह का इक्वेशन है, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 आता है 6। अब इस 6 का कौन सा फैक्टर है जो 4 यहां पर 2 ला देगा, तो आप देखिए कोई भी फैक्टर निकालिए 6 का, एक 1 और 6 है और एक आपका 2 और 3 है। इस 2 और 3 से भी नहीं निकलेगा और 1 और 6 से भी नहीं निकलेगा, लेकिन हमको x का वैल्यू यहां तो 2 मिलना ही मिलना है क्योंकि पावर क्या है 2 है। यहां पर कुछ नहीं, कंपेयर करेंगे, a के जगह 2 है, b के जगह 2 है, c के जगह 3 है, इसको कंपेयर करेंगे और इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, हमारा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। देखिए हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। अगर हम यहां से x का वैल्यू देखें दोस्तों तो x का वैल्यू माइनस बी, तो माइनस बी के जगह माइनस 2 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b के लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 इंटू 6, 3 2 जा 6, 6 4 जा यहाँ पे 24 बटे 2 इंटू ए, यह हो गया 2। ये वैल्यू जो है दोस्तों अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, ये आपका रियल नंबर के सेट में अनडिफाइंड है, तो जिसके कारण यहां पर इस x का जो वैल्यू होगा वो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहां पर -3 कर दें दोस्तों तो आपका यहां पर सॉल्यूशन जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर अगर -3 कर देते तो वो भी आपके सामने हम करके दिखा देते हैं। एक आपने देख लिया, दूसरा इक्वेशन फिर हमने बनाया, वहां से भी आप देखेंगे तो ये वाला x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी के लिए -2 प्लस माइनस अंडर रूट का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 बटे आपका कितना हो गया ये 2 इंटू 2, ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 बटे 4, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस दोनों इक्वेशन को समझ गए होंगे कि फैक्टर थ्योरम से आप नहीं कर सकते थे, आपको करना था तो इसी फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते थे, आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना था। डायरेक्ट मेथड में भी कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन हमको देखने को मिलेगा जो कि डिफाइंड ही नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ जो 2 वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाता है उसको हम आगे बताते हैं। ध्यान से बने रहिए वीडियो में। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक वैल्यू जो आपने देखा, अभी हमने x का वैल्यू निकाला था, x का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में देखा बटे 2a। अब आप अगर इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये वर्ड क्या होता है। ये वर्ड होता है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड
डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। आपका जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनांट कहलाता है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में विविधकर या विवेचक कहते हैं। ये हिंदी में विवेचक के नाम से भी जाना जाता है। ये विवेचक नाम से भी जाना जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होगा वो आपका डिस्क्रिमिनांट कहलाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इस पर ही जो आपको मैंने सॉल्यूशन पीछे दिखाया है उसके रूट्स के नेचर, इसको हम लोग कहेंगे क्या, वो आगे चर्चा करेंगे और तब हम उसको दिखाएंगे कि उस वैल्यू को क्या कहते हैं। तो आप आगे देख लीजिए, ये रहा आपके सामने नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की प्रकृति मतलब कि जो हमारे सामने रूट्स क्या होता है, रूट्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है दोस्तों। वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है उसको रूट्स कहते हैं। तो उसके नेचर क्या है दोस्तों, मतलब प्रकृति, किस रूप का वैल्यू आपको देखने के लिए मिला। आपने देखा कि एक जगह, अच्छा आपने देखा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a था हमारा x का वैल्यू। आपने एक जगह देखा कि माइनस बी प्लस माइनस इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया था, नेगेटिव वैल्यू आ गया था बटे 2a। एक जगह देखा आपने कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू आ गया था। और एक वैल्यू आपको और मिलेगा यहां पर b प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर 0 आ जाएगा। 0 वाला हम काम पहले ही कर चुके थे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किए हुए थे। ये वाला जो वैल्यू हम लाए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, जितना भी सॉल्यूशन आप प्राप्त करेंगे वो सब के जो d होंगे वो आपको क्या आएंगे, 0 आएंगे। ये आप देख लीजिएगा, सॉरी वहां पे सबके 0 नहीं आएंगे, यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबके 0 नहीं आएंगे। यहां पर निगेटिव जब आते हैं दोस्तों, वही कंडीशन में यहां पर हम कह सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने d माना है, d के रूप में डिनोट करते हैं, ये छोटा हो गया 0 से। और जब ये 0 से छोटा हो गया दोस्तों, उसी केस में आपको ध्यान ये रखना है, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स प्राप्त नहीं होंगे। अनडिफाइंड हमने कहा था ये दोस्तों। अनडिफाइंड क्यों कहा था, क्योंकि वहां पर जो ABC है दोस्तों, या फिर हमने जो x का वैल्यू कंसीडर किया है, x जो हमारा वैल्यू आएगा वो रियल रूट्स पे डिफाइन किया गया है। रियल रूट्स का मतलब है कि केवल रियल नंबर के सेट से जितने भी सॉल्यूशन प्राप्त हो सकते हैं वही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे। और चूंकि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को रूट्स कहते हैं तो वहां पे रूट्स कहलाएंगे। तो चूंकि ये 0 से छोटा हो जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का रूट्स जो है डिफाइंड नहीं है दोस्तों, वहां पर रियल नंबर के सेट में। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब जाएंगे तो वहां पर डिफाइंड है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसको हम लोग नहीं पढ़ते, मतलब कि नो रियल रूट्स के रूप में हम लोग देखते हैं, नो सॉल्यूशन प्राप्त होता है। आगे हम इस कंडीशन को तो समझ गए नेगेटिव वाले के। अब हम d का वैल्यू जब हमारे सामने क्या आ जाता है, d का वैल्यू जब हमारे सामने बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे सामने ग्रेटर 0 होता है दोस्तों, तो होता है ग्रेटर 0, और ये हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा। जब ये ग्रेटर 0 होता है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रूट्स तो मिलेंगे दोस्तों, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू मिल रहे हैं दोस्तों वो दो अलग अलग वैल्यू आपको प्राप्त होंगे, बराबर वैल्यू नहीं होंगे। अब बराबर वैल्यू का मतलब है कि रूट्स को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो जहां पर आपको अल्फा, ये एक प्लस वाला वैल्यू अल्फा के रूप में, माइनस वाला बीटा के रूप में, जहां पर अल्फा और बीटा दो अलग अलग वैल्यू को कंटेन करता है, जैसे कि अल्फा आपको मिल जाता -4 और बीटा मिल जाता +4, तो ये दो अलग अलग वैल्यू हैं, तो इस कंडीशन में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहलाते हैं। लेकिन ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के, अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के, तो वहां पर आपको अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के। इसका मतलब है
कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है दोस्तों, ये क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हो जा रहा है दोस्तों, ये बराबर 0 हो जा रहा है। ये वाला वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, तो बार बार क्या आएगा, x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a ही केवल आएगा, x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a ही आएगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टू इक्वल रूट्स, दो समान, दो बराबर रूट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर है दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस नेचर ऑफ रूट्स को समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको करेंगे, देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के स्क्वायर का, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर जो है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ, मान लीजिए कि लेट द स्मॉलर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर आपका x है, तो कहता है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप चलेंगे, स्क्वायर कर दीजिए स्मॉलर नंबर का, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मान लीजिए कि कोई आपका यहाँ पर y के रूप में रख लेते हैं, फिर हम y को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। स्क्वायर ऑफ द क्या है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर y है उसके 8 टाइम्स है। और पहला कंडीशन कहा था द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो डिफरेंस, क्योंकि लार्जर नंबर हमने y स्क्वायर माना है, y स्क्वायर और x स्क्वायर के डिफरेंस जो है दोस्तों वो 180 आते हैं। तो यहाँ पर y स्क्वायर को, यहाँ पर x स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इस 8y से, तो y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 बराबर 0। अब अगर आप यहां से y का वैल्यू निकालना चाहे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a हो जाएगा दोस्तों। अब यहां से आपका होगा क्या, माइनस बी प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये हो जाएगा कितना, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 180 इंटू 4 को मल्टीप्लाई बाई 2a करेंगे, यहां से 2 इंटू a हो जाएगा दोस्तों कितना, 1। ये आप सॉल्व करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल फॉर्म करने के लिए पूछा गया था, हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का बनेगा और आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। आपके सामने और भी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपके आयोग के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों, वो हम लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस सेट के थ्रू, और आपको वहां पे हम समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाना है और कैसे आपको तुरंत क्वेश्चन को क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं। वो सब मेथड वहां पे हम आपको सिखाएंगे और इजी से इजी ट्रिक के साथ सिखाएंगे दोस्तों। बस आज के लिए हमारा जो सेशन है यहीं पे अंत होता है। ये आपका पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक महा मैराथन आप कहें तो वो आपका हो गया, जहां पर आपने 8 + 8 16 क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर का आज का आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ लिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको कॉन्सेप्ट में। कहीं भी किसी प्रकार का आपको समस्या लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। किसी भी तरह का अगर समस्या होता है तो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में और लाइक बटन जरूर दबाएं दोस्तों। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बुलंद होता है और हम आपके साथ इसी तरह कंटिन्यू मिलते रहेंगे, आगे आपसे बात करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।